स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु। बच्चों, आपका एक बार पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। बच्चों, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वो है आज का अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज नंबर 5.5। तो चलिए बच्चों, हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द मॉडल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस आखिर होती क्या चीज है? बच्चों, जब कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या ज्वाइन करती हैं किसी एक पॉइंट पर और वो एल शेप क्रिएट करती हैं, एल जैसी शेप क्रिएट करती हैं, अल्फाबेट में जैसे एल होता है वैसी शेप क्रिएट करती हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये दो लाइंस हैं, यहाँ पर ज्वाइन हो रही हैं और इनकी जो शेप है वो एक एल जैसी अल्फाबेट की शेप दिख रही है हमें, इसलिए इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। तो अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पर चार जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं इनमें से कौन कौन हमारी परपेंडिकुलर लाइंस क्रिएट करते हैं। तो जैसे बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो कि फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है द एडजेसेंट एजेस ऑफ द टेबल टॉप, किसी भी टेबल की टॉप। अब चलिए देखिए, आप मेरे यहाँ रूम में देखिए, यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रही है बच्चों। ये जो टेबल की जो टॉप है, इस टॉप में आप ये देखिए कॉर्नर पे इसकी जो दो साइड्स हैं, एक ये सामने की तरफ साइड है और एक ये इस साइड, ये राइट साइड आपकी साइड दिख रही है आपको, एक सामने की तरफ और एक राइट साइड में। ये दोनों साइड्स यहाँ कॉर्नर पे एक दूसरे को मिल रही हैं और आपका एल शेप क्रिएट कर रही हैं। इसी तरीके से हर कॉर्नर पे इस टाइप की एल शेप क्रिएट होगी, चारों कॉर्नर्स पे ये एल शेप क्रिएट होगी। इसका मतलब है ये चारों कॉर्नर्स पर हमारे परपेंडिकुलर्स बन रहे हैं। इस तरीके से और कहां कहां पर हमें ये परपेंडिकुलर्स दिखते हैं? हमारे रूम्स में। बच्चों, हमें रूम्स में जो रूम के कॉर्नर्स होते हैं, चारों कॉर्नर होते हैं, वहां पर भी ये परपेंडिकुलर्स हमें दिखते हैं। इस टाइप से हमें डोर पे भी ये परपेंडिकुलर बनता हुआ दिखता है। आप देखिए, ये डोर की टॉप साइड और ये वाली साइड, तो यहाँ पर कॉर्नर पे उल्टा एल आपको क्रिएट होता दिख रहा है। यहाँ नीचे जमीन पर भी इस लेफ्ट कॉर्नर में भी आपको यहाँ कॉर्नर पे एल की शेप दिख रही है, नीचे भी आपको एल की शेप यहाँ बनती हुई दिख रही है। इसी तरीके से आप लोगों ने करेंसी नोट्स देखे होंगे बच्चों, करेंसी नोट में भी हमें एल शेप क्रिएट होती हुई दिखती है। तो इस तरीके से हम लोग को पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी शेप जो है वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर के फॉर्म में होती हैं, तो उनमें हमको ये परपेंडिकुलर्स दिखते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप, द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप, ये बिल्कुल सही है पहला वाला। इसमें आपको बिल्कुल जो है परपेंडिकुलर्स मिलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ब्लैक बोर्ड है, यहाँ कॉर्नर पे आपको एल शेप दिख रही है, चारों कॉर्नर्स पे आपको एल शेप दिख रही है। ये आपको ऊपर बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड में भी देखिए आप लोग कॉर्नर्स पे एल की शेप हमें मिल रही है। इसी तरीके से आप यहाँ रूम में एक विंडो यहाँ पे एक वॉच देख रहे हैं, वॉच के भी चारों कॉर्नर्स में आपको एल शेप क्रिएट होती हुई दिख रही है। तो बच्चों, हम लोग को इस तरीके से पता चलता है कि जितने भी हमारे स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट में हमको ये परपेंडिकुलर शेप्स दिखाई देती हैं। अच्छा, अब आगे बात बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है बी, द लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक। बच्चों, आपने देखा होगा रेलवे की जो ट्रैक्स होती हैं यानी कि पटरियां जो होती हैं वो कुछ इस तरीके की होती हैं, जिसमें दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ हमेशा चलती हैं मगर कभी भी आपस में मिलती नहीं है, ज्वाइन नहीं करती हैं। यानी कि उनकी शेप कुछ इस तरीके की रहती है, उनका जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके से पैरेलल फॉर्म में होता है, इसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ये हमारी पैरेलल लाइंस हैं, यानी एक दूसरे के साथ चलती हैं और कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। ठीक है, जैसे सड़क के दो किनारे होते हैं जो कि कभी भी आपस में नहीं ज्वाइन करते हैं, इसीलिए ये हमारे कभी भी परपेंडिकुलर का एग्जाम्पल हो ही नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट है द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर एल। द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर एल, एल लेटर की बात हो रही है, तो एल शेप का लेटर अगर क्रिएट कर रही है अगर दो लाइन मिलकर, तो वो क्या होंगी? परपेंडिकुलर अवश्य होंगी। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसमें बोला जा रहा है द लाइन सेगमेंट्स, द लाइन segments forming the letter L, forming the letter L।
ये जो लाइन सेगमेंट है बच्चों, ये बिल्कुल हमारा जो है लाइन सेगमेंट, ये भी एक परपेंडिकुलर को क्रिएट कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो बोला गया है, द लेटर वी, एल के अलावा कोई भी टाइप का लेटर अगर क्रिएट होता है, कोई भी शेप क्रिएट होती है, तो उसमें हमारा परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो इसलिए डी वाले में परपेंडिकुलर नहीं क्रिएट हो रहा है। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है let PQ is be the perpendicular to the line segment XY. Let PQ and XY intersect at the point A. What is the measurement of angle PAY? दो हमारे लाइन सेगमेंट्स हैं, एक PQ है और एक XY है। PQ और XY एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, PQ एंड XY एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही। इंटरसेक्ट का मतलब कट करना, एक दूसरे को ज्वाइन करना। अब देखिए, आप दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रही हैं, जिस पॉइंट का नाम दिया गया है A। अब आपको इस एंगल की मेजरमेंट करनी है, एंगल PAY। तो बच्चों आप देखिए, PAY हो चाहे PAX हो, चाहे XAQ हो, चाहे YAQ हो, ये सभी एंगल्स हमारे जितने भी आपको यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं, ये सभी एंगल एल की शेप क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे एंगल्स जो हैं हमारे, वो परपेंडिकुलर्स हैं। तो इसका मतलब अगर परपेंडिकुलर है तो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे? नेचुरल सी बात है कि एल शेप बना रहे हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल इनमें क्रिएट होगा। तो इसका मतलब है एंगल BAY की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आएगी? 90 डिग्री। ओके ओके, नाउ स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले बच्चों हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप लोगों ने ज्योमेट्री बॉक्स में सबसे पहले सीखा था, इसका यूज सीखा था, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपास। इससे आप लोगों ने सर्कल ड्रॉ करना सीखा था कि किस तरीके से आप लोग रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक सिखाया था लाइन सेगमेंट को मेजर करना बाय यूजिंग डिवाइडर, जिसमें आप लोग इस डिवाइडर का यूज करते हो और इसको लाइन के दोनों एंड पर पुट कर देते हो। इस तरीके से लाइन के एक एंड पर इसको और एक एंड पर दूसरे पॉइंट को ऐसे पुट अप करके, और इसकी मेजरमेंट हम लोग बाय यूजिंग स्केल फाइंड आउट कर लेते हैं, जिससे कि हम लोगों को किसी भी लाइन की एग्जैक्ट मेजरमेंट पता चल जाती थी। इसके बाद अब हम लोगों को बच्चों इसके बाद हम लोगों ने प्रोटेक्टर के बारे में पढ़ा था पिछले टर्न पे, इसका यूज पढ़ा था, जिसके थ्रू हम लोग एंगल फाइंड आउट कर रहे थे लास्ट एक्सरसाइज में। आज हम लोगों को सेट स्क्वायर के बारे में पढ़ना है कि ये सेट स्क्वायर होते क्या है। तो बच्चों आप लोग देख लीजिए, इसे बोलते हैं सेट स्क्वायर। ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में दो फिगर आपको मिलते हैं एल शेप के, इनको कहा जाता है ट्रायंगुलर शेप के हैं। ये ट्रायंगल्स आपके, जैसे आप लोगों ने 3 साइड्स के ट्रायंगल शेप देखे होंगे, पढ़े हैं इनके बारे में। तो ये हमारे जो ट्रायंगुलर शेप के ये दो ऑब्जेक्ट्स जो हमें हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में मिलते हैं, इन्हें बोला जाता है सेट स्क्वायर, इन्हें कहा जाता है सेट स्क्वायर। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन इसी सेट स्क्वायर के ऊपर बेस्ड है। इसमें पूछा जा रहा है, देयर आर 2 सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स। हर सेट स्क्वायर में यही 2 साइज के बॉक्स में यही 2 साइज के हमारे सेट स्क्वायर्स होते हैं। Where what are the measure of the angles that are formed at their corners? Do they have any angle measure that is common? चलिए देखते हैं बच्चों, इनका मेजरमेंट क्या होता है, इनके एंगल्स का मेजरमेंट क्या होता है और कितना होता है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको इनके मेजरमेंट को सिखाता हूँ, समझाता हूँ। जैसे पहला सेट स्क्वायर है, आप कोई भी एक पहला, किसी को भी फर्स्ट मान लीजिए, किसी को भी आप सेकंड मान लीजिए। तो जैसे फर्स्ट सेट स्क्वायर है, अगर हम एक सेट स्क्वायर की बात करें, फर्स्ट सेट स्क्वायर की बात करें, तो हर एक सेट स्क्वायर में 3 एंगल्स होते हैं। हर एक में 3 एंगल्स हैं। देखिए 1 2 एंड 3, 1 2 3, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखिए इसको कैसे समझते हैं। आप देखिए इस तरीके से यहाँ एल शेप बन रही है, ये देखिए एल शेप बन रही है, तो इस जगह पे एल शेप बन रही है, यानी यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जहां मैंने इसको टच किया हुआ है, इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये दो जो पॉइंट है, इन पर 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ये पॉइंट पर 90 45 और 45, 90 45 45। एक सेट स्क्वायर में 3 एंगल है, एक 90 है तो बाकी के दो 45 एंड 45। एक 90 डिग्री एंगल है तो बाकी के दो हमारे 45 डिग्री एंड 45 डिग्री के रहेंगे। अब हम लोग दूसरा सेट स्क्वायर देखते हैं, सेकंड सेट स्क्वायर, जो कि इससे थोड़ा सा बड़ा है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग उनके एंगल्स, उसमें कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये वाला हम सेट स्क्वायर देखते हैं।
इस सेट स्क्वायर में भी आप ये देख रहे हैं एल की शेप यहाँ पर क्रिएट हो रही है, इस कॉर्नर पे एल की शेप क्रिएट हो रही है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री का है, और ये जो टॉप एंगल है आपको ऊपर वाला एंगल दिख रहा है ये 30 डिग्री का। आप इसे किसी भी तरीके से रखिए, 90, 30, 60, आप इसको किसी भी तरीके से रखिए। एक एंगल 90 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री और तीसरा 30 डिग्री, और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 90, 60, 150 एंड प्लस 30 इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पर एक एंगल हो गया 90 डिग्री, एक एंगल हो गया 60 डिग्री और एक एंगल हो गया 30 डिग्री। दो हमारे सेट स्क्वायर हैं, एक में 90, 60, 30 और दूसरे में हमारा 90, 45, 45। ठीक है, इस टाइप से हमारे ये दो सेट स्क्वायर होते हैं। अब देखिए इन दोनों सेट स्क्वायर में आप लोग देखिए कि कौन सा एंगल कॉमन है। तो इन दोनों सेट स्क्वायर में 90 डिग्री का एंगल कॉमन है। तो इन बोथ सेट स्क्वायर्स 90 डिग्री एंगल इज कॉमन। इन बोथ सेट स्क्वायर्स 90 डिग्री एंगल इज कॉमन, एंगल इज कॉमन। इन दोनों सेट स्क्वायर में हमारा 90 डिग्री का एंगल कॉमन एंगल है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग बच्चों देखिए एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है एल। इस लाइन में एल में आप देखिएगा कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मार्क किए गए हैं स्केल से इक्वल डिस्टेंस पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और एक लाइन एम है जो कि एल के परपेंडिकुलर है। एक लाइन एम है जो कि एल के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है। अब यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है इज सीई इक्वल्स टू ईजी, इज सीई इक्वल्स टू ईजी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या सीई एंड ईजी आर इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। सी से ई तक की डिस्टेंस और ई से जी तक की डिस्टेंस हमको मेजरमेंट करनी है। अब देखिए सी से डी और डी से ई आपको मेजरमेंट करना है। 3 से 4 1 सेंटीमीटर, 4 to 5 1 सेंटीमीटर। देन सी से ई तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। ई टू एफ 1 सेंटीमीटर, एफ टू जी भी 1 सेंटीमीटर, यानी ई से जी तक की डिस्टेंस हमारी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए ध्यान से, सी से ई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1 + 1 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ई टू जी, ई टू एफ 1 सेंटीमीटर एंड एफ टू जी अगेन 1 सेंटीमीटर। दोनों हमारी डिस्टेंसेस सेम है, इसीलिए सीई इक्वल्स टू ईजी, दोनों हमारी 2 सेंटीमीटर है। और ये बात बिल्कुल सही है। यस इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू, ये बिल्कुल इक्वल है। चलिए अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट है डज पीई बाइसेक्ट सीजी। पीई बाइसेक्ट सीजी, क्या पीई सीजी को बाइसेक्ट कर रही है? सी से जी तक की डिस्टेंस को ये बाइसेक्ट कर रही है। देखिए ध्यान से, पीई ये जो पीई लाइन है ये और सीजी लाइन है, क्या ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं? बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो आप देखिए सी से ई तक की डिस्टेंस और ई से जी तक की डिस्टेंस इक्वल है, एंड जब डिस्टेंसेस इक्वल होती हैं तो इसका मतलब है कि वो बाइसेक्ट कर रही होती हैं, यानी कि ई हमारा मिड पॉइंट है। सी से ई तक की डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर है और ई से जी तक की भी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, यानी कि सीई इक्वल्स टू ईजी। इसका मतलब है ये जो ईजी पर लाइन हमने ड्रॉ की हुई है ये इसको बिल्कुल बाइसेक्ट कर रही है, 90 डिग्री का एंगल भी इसमें क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाला भी कंडीशन हमारी, बी वाला भी इसका एक सही आंसर है, इट इज ट्रू। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं सी वाला। सी वाले को हम लोग देख लेते हैं। आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट फॉर विच पीई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पीई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पीई किसके किसके परपेंडिकुलर है? पीई किसके किसके परपेंडिकुलर है? कोई भी 2 नाम आपको देने हैं, तो चलिए हम लोग कोई भी 2 नाम दे देते हैं। तो पीई के बाजू में जो पहले 2 हैं डी एंड एफ के परपेंडिकुलर है, सी जी के परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर है, तो हम लोग नाम दे देते हैं डी एफ एंड आप और कोई भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप कोई और भी नाम दे सकते हैं जो आपको ठीक लगे। ठीक है, आपको कोई भी और नाम देने हैं,
तो आप कोई भी अदर नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, इसमें कोई डिस्टेंसेस का कोई भी वैसा नहीं है। आपने जैसे CG भी आप यूज कर सकते हो, आप BH यूज कर सकते हो, AH यूज कर सकते हो, सबके परपेंडिकुलर है। तो DF एंड BH जैसे मैंने ले लिया, इनके परपेंडिकुलर है। अब नेक्स्ट देखिए, अब आपको डी में बोला जा रहा है आर दिस ट्रू, AC इज ग्रेटर देन FG, AC इज ग्रेटर देन FG। आपको ये स्टेटमेंट बताना है कि क्या A से C तक की डिस्टेंस, A से C तक की डिस्टेंस, तो A से C तक की डिस्टेंस कैसे होगी, A से B 1 सेंटीमीटर, B to C 1 सेंटीमीटर, तो A से C तक की टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। उसके बाद F से G 1 सेंटीमीटर, F से G 1 सेंटीमीटर, तो A से G 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और F to G 1 सेंटीमीटर है, यानी कि 2 इज ग्रेटर देन 1। ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। इसी में सेकंड स्टेटमेंट जो दी हुई है CD इक्वल्स टू GH, CD इक्वल्स टू GH, CD इक्वल्स टू GH, इसमें एक दिया हुआ है CD इक्वल्स टू GH, C से D तक की और G से H तक की, C से D तक की 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, C से D तक की 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और G से H तक की भी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो ये हमारी बिल्कुल इक्वल है, यानी कि ये भी हमारी एक ट्रू स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका C वाला इसका देख लिया जाता है। चलिए इसका C जो है उसमें कहा जा रहा है कि BC इज लेस देन EH, BC इज लेस देन EH, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ इसको सॉल्व, BC इज लेस देन EH, यानी B से C तक की डिस्टेंस छोटी है और E से H तक की डिस्टेंस ज्यादा है। तो चलिए B से C तक की डिस्टेंस देखते हैं। B से C तक की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ये, और E से H तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, E to F 1 सेंटीमीटर, F to G 2 सेंटीमीटर और फिर G to H 1 सेंटीमीटर, 1 + 1 + 1 कितना हो गया टोटल 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है 3 बड़ा नंबर है और 1 छोटा नंबर है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है ये भी हमारी एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से बच्चों में क्लियर होता है कि हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन सी लाइन सेगमेंट किसके परपेंडिकुलर है या कौन सा लाइन सेगमेंट किससे बड़ा है या छोटा है। तो डिस्टेंसेस के हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं, हर एक के बीच में 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस और हम इसके थ्रू पता कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, टिल देन गुड बाय।